न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ में देख सकते हैं फिरोज साहब हैं, फिरोज अंसारी साहब। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील हैं, लेकिन साथ ही साथ मुसलमानों की एक संस्था है मजलिस मुशावरत, उसके सदर भी है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। आपने वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया, और मुजाहिद भाई आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आपने इतने बिजी शेड्यूल से आपको यहाँ पे बुलाया और इंटरव्यू करने का मौका मिला। सबसे पहला सवाल सर कि कैसे आप मुस्लिम संस्थाओं के रोल को देखते हैं मौजूदा वक्त में? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे राहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज हम लोग मिले हैं और आप इस टॉपिक पे हम लोग गंभीरता के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग जो है यहाँ गुजरात आए हुए हैं। हमारा मेन मकसद ये भी है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है, हमें और क्या करने की ज़रूरत है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या उसमें दुश्वारियां हैं, हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम लोग चाहते हैं कि मुशावरत को जो है स्पेशली गुजरात के अंदर और उसको कैसे मजबूत करें। पहले भी था, ये रहा है। मुशावरत कोई नई तंजीम नहीं है, ये फेडरेशन ऑफ ऑल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। जितने मुस्लिम के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक फेडरेशन है, जमात है, और इसमें लगभग ये 1962 से लगातार हिंदुस्तान में काम कर रही है। और हमारा मकसद ये है कि जो मुसलमान हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सोशल हो, फंडामेंटल राइट्स हो, सोशल लिबर्टीज हो या लीगल राइट्स हो, उस पर हम लोग काम करते रहे हैं हमेशा और आगे भी हम काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल सर, मौजूदा वक्त में जिस तरीके से कोर्ट का पूरा रवैया रहा है, कोर्ट का पूरा रुख रहा है, उसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई ऐसे मामले आए, कई ऐसे फैसले आए जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो नाउम्मीद हो गया है। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में इसमें कोई शक नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा जो भी कंट्री है वो संविधान से चलना, उसे पूरी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उससे पूरा हमारा उसी के आधार पर चलना है, ना कि वो किसी सेंटिमेंट से, रिलीजियस सेंटिमेंट से चलना है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले दिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हटके दिए। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है, इनहेरेंट पावर है कि कोई भी चीज को वो फैसला दे सकता है, तो उसको, लेकिन फैसला देने का भी पैरामीटर होना चाहिए कि कोई चीजें, देखिए बहुत साफ है। कई जजेस के बारे में कई लोगों ने कहा, कई कमेंट्स आए, खासतौर से बड़े सीनियर लॉयर्स के भी कमेंट आए कि लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से आप इलेक्शन देख लीजिए वेस्ट बंगाल का, जब वो लोगों ने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में गया, तो चीफ जस्टिस का ये कहना कि आप अगले बार वोट दे दीजिए, एक फंडामेंटल राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल वेरी इंपॉर्टेंट राइट। आप डेमोक्रेसी का वो एक तरह से बहुत ही स्ट्रांग पिलर है, आप उसको छीन रहा, कहते हैं अगले बार दे लीजिए। अगर क्या अगले बार वो देता है तो इसका मतलब इस बार उसके मन की सरकार नहीं है, आप उसका फ्रेंचाइज आपने छीन लिया, उसके राइट को छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था उसमें कि जब तक कि एक अपील वोटर्स का डिसाइड नहीं होता तब तक आपको इलेक्शन को स्टे रखते, और इलेक्शन को आप कोई उसमें बहुत पहाड़ गिरने वाला नहीं था, आप इलेक्शन को पोस्टपोन कर देते 5-6 महीने के लिए, प्रेसिडेंट रूल लागू करते, लेकिन एक एक वोटर का राइट को आप प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, वो जब होता है तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो मोरालिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग स्पेशली जो मुस्लिम्स होते हैं, उनका जो मोरल्स होता है वो बड़ा नाउमीद हो जाता है कि एक ही जगह है लास्ट में जी कि भाई सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे। 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस का जो एक्ट है, उसका किस तरह मिसयूज हो रहा है देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन जो है, ये सब चीजों से बहुत, जबकि ये मालूम है। और आप देखिए, ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट केवल मुसलमानों के लिए कर रहा, मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट जो है आज के डेट में पूरे वीकर सेक्शन, इवन जो हरिजन है, ओबीसी, नॉन मुस्लिम्स हैं,
उनके साथ भी जो हो रहा है आज के डेट में, जो रिजर्वेशन का पॉलिसी था गवर्नमेंट का, ओबीसी का, हरिजन का, ये आपको ओबीसी का और शेड्यूल ट्राइब का, उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने पूरा का पूरा जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड 2nd ग्रेड का जो एम्प्लॉइज थे, चपरासी से लेकर के क्लर्क, हेड क्लर्क तक, अकाउंटेंट तक, उसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि बाबरी मस्जिद वाला जो जजमेंट था उसमें कहा गया कि भाई आस्था की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया जा रहा है। उसके बाद में मथुरा की ईदगाह हो या भोजशाला मामला हो या अभी गुजरात का जो भरूच शहर है वहां पे भी एक मस्जिद को बंद कर दिया गया इस बुनियाद पर कि भाई यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदू संस्कृति के साथ में मिल रहा है, इसकी वजह से इसे बंद कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इन तमाम की जड़ जो है वो एक फैसला था? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी मैं आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 142 का सहारा लेकर करके बहुत सारे जो जजमेंट्स किए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से परे है, बिल्कुल अलग है, और जो कि गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ही इंक्वायरी कराया, एसआई ने खुद ही कहा कि भाई बिलो दी बाबरी मस्जिद नो मटेरियल्स ऑफ एनी डिमोलिशन ऑफ टेम्पल्स वर फाउंड, और उसके बाद भी आपने कहा कि आस्था है। जब देखा कि कोई रास्ता नहीं तो कहते आस्था का आपने सारा ले लिया। आस्था से हमारा देश नहीं चलता, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे ऊपर है। हमें वो चीज को देखते हुए, और मैं ये आपको कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान अपने आप में एक यूनिक था। लोग कहते थे साहब यहाँ की सेकुलरिज्म, यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ की मल्टी एथनिक सोसाइटी, मल्टी कल्चरल सोसाइटी, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी, इतना रहते हुए भी हम लोग, जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग यूनिटी इन डाइवर्सिटी था, उसको एक तरह से लोग जो हिंदुस्तान के, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, साफ कहता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें फॉरेन हैंड्स हैं जो हिंदुस्तान के यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खराब करना चाहते हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, मौजूदा वक्त में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, खासतौर से मुसलमानों के इलाकों को, उनके धार्मिक स्थलों को, मस्जिद दरगाह को लगातार तोड़ा जा रहा है। गुजरात में था, गुजरात से हट के अब दूसरे राज्यों में हो रहा है। कैसे इसे आप देखते हैं? क्या इसके पीछे की वजह हो सकती? देखिए, ये इसके पीछे की वजह जो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक ये है कि ये पोलराइजेशन का वोट, पोलराइजेशन को समझते हैं कि अगर हम हिंदू मुसलमान करेंगे, स्पेशली रिलीजियस, एक मुसलमान को अगर करके लिए इफेक्ट करते हैं, एक मुसलमान का मकान अगर ढाते हैं, तो इन्होंने कई और लोगों का भी ढाया, लेकिन वो देखते हैं कि रिलीजियस प्लेस का मतलब ये मैसेज साफ जाएगा कि हम मुसलमानों को डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो उनके रिलीजियस प्लेस का ये करने का मतलब है हिंदुओं को पोलराइज कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये एक पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है। इससे देखिए देश को आने वाले कई सालों तक जो नुकसान होगा उसकी भरपाई, कोई भी सेकुलर सरकार आएगी तो बहुत टाइम लगेगा इसको एस्टैब्लिश करने में। आज क्या हुआ, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी होता है जहां पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। बड़े बड़े फोर्ट से लेकर के बड़े बड़े कंपनीज इंडिया छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि वो देखने लगे कि यहाँ डिस्टर्बेंस होने लगा। यूपी में अभी यूपी सरकार ने क्लेम किया कि यहाँ कई हजार करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया। अभी जब इंक्वायरी हुई तो मालूम हुआ कि साहब गाजियाबाद में कोई 1 कमरे का 2 कमरे का कंपनी रजिस्टर करा करके उन लोगों ने साइन करके और सब फर्जी। तो ये इस तरह का जो फर्जी वाड़ा दे करके लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वाइब्रेंट और जो गुजरात मॉडल बोलते हैं, आप खुद देख लीजिए गुजरात मॉडल क्या है। मैं भी गुजरात आया था, कई बार आना रहा हमारा, तो गुजरात मॉडल क्या है आप ये देख रहे हैं। यहाँ पे भी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है। जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है बिल्कुल गरीब है। अच्छा, मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी पर एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि गुजरात में देखा जाए 10% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी और सिर्फ एक विधायक, लेकिन आप देख रहे हैं कि हालात जो है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती की जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, तरह तरह के मामले हैं, लेकिन एक आदमी कैसे उस आवाज को उठाएगा? क्या अगर मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी के लिए रिजर्वेशन मिल जाए तो उनकी सियासी हिस्से बढ़? देखिए, एक चीज बहुत अहम है, वो मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि जब डिलिमिटेशन होता है वो असल मुसलमानों को बिल्कुल वॉच डॉग की तरह काम करना चाहिए और अपने कंस्टिट्यूएंसी को बंटने नहीं देना चाहिए। और बंटने के बाद भी अगर उसको रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करते हैं तो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए और जाना चाहिए कि साहब ये हमारी इतनी आबादी है, इतना ये, इसको आप डिलिमिटेशन में नहीं लाए, आप इसको रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी नहीं कोशिश कर। हम उस चीज को नजरअंदाज करते हैं और जो वो करते हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक लीडरशिप की कमी है और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो
मुसलमानों के लीडर कम है और पार्टी के लीडर ज्यादा है। वो पार्टी की लॉयल्टी ज्यादा है और मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम प्रॉब्लम्स के प्रति उनकी लॉयल्टी बहुत कम है, और यही वजह है कि उनको भी उसका भुगतना पड़ता है अल्टीमेटली, और लीडर्स में उनको टिकट नहीं मिलती है। तब उनको समझ में आता है कि साहब ये ऐसा हो गया, लेकिन हमेशा से जिंदगी भर तो वो पार्टी के लॉयल रहे, मुस्लिम कम्युनिटी के और मुस्लिम प्रॉब्लम के लॉयल नहीं रहे, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या मजलिस मुशावरत गुजरात में एक बार फिर से अपने कदम बढ़ाएगी ताकि मुसलमानों के जो इश्यूज है उस पर काम किया जा सके? बेशक हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम मजलिस मुशावरत को, हमने एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया था, है ना, वायलेंस फ्री इंडिया का, उस मुहिम को हम चलाना चाहते हैं। गुजरात में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक फंक्शन हो वायलेंस फ्री इंडिया का, और उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे और यहाँ पे अपनी यूनिट को, गुजरात यूनिट को मजबूत करेंगे। उसी सिलसिले में आज हमारी यहाँ पर बैठक भी है कि उस सिलसिले में बात करने आए थे, और हम चाहते हैं कि गुजरात एक ऐसी जगह है कि अगर मजलिस मुशावरत का भी यहाँ पे गुजरात मॉडल होना चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे फिरोज साहब ने अपनी बातें रखी। शुक्रिया, आपने वक्त दिया इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।